वे ऑप्टिक्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यह फ्रोनोफर्स डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, एग्जैक्टली वो पैटर्न कैसे बनता है। देन वी हैव सीन how to find out the distance of any particular secondary maxima or secondary minima from the central maxima. Fine. And at the same time we calculated the expression for width of the central maxima. अब आगे के पैटर्न की बात करते हैं। बच्चों जो अपने लास्ट लेक्चर अगर जिसने भी नहीं देखा होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी दिस फ्रोनोफर्स डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो प्लीज see that video and then you will be able to understand this lecture. पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था व्हाट इज फ्रोनोफर्स डायफ्रैक्शन। अब इस फ्रोनोफर्स डायफ्रैक्शन में अगर आप जो पैटर्न देखते हो तो उस पैटर्न में आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, फिर ऊपर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, इस तरह से आपको वेरिएशन दिखाई देगा। मैक्सिमा इन द सेंस ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, जैसा कि आपको पता है। सो ब्राइटनेस is directly proportional to intensity, or intensity, as you know, for any light it is directly proportional to square of amplitude. तो मैंने उस फ्रोनोफर्स डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में आपको एक वर्टिकल प्लेन में बताया था कि सेंट्रल में मैक्सिमा बनेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, इस तरह से पैटर्न मिलता है। अब डेफिनेटली हर जगह पे ब्राइटनेस अलग अलग है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से सब जगह पे इंटेंसिटीज अलग अलग होंगी, और इंटेंसिटी अलग होने का मतलब है सब जगह पे एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी एम्पलीट्यूड वेरिएशन दिखाता हूँ। एम्पलीट्यूड का वेरिएशन मतलब इंटेंसिटी वेरिएशन, बट नॉट इन वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर इसी को मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको शो करूं तो कुछ ऐसा होगा, देखो, एंड दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी वेरिएशन डायग्राम ड्यू टू सिंगल स्लिट। सपोज मैंने अगर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट किया हुआ है ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो उसका जो इंटेंसिटी वेरिएशन होगा ना वो कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह से। इंटरफ्रेंस अगर आपको याद हो तो इंटरफ्रेंस में हमने देखा था वहां पे भी ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड मिलते हैं, बट सारे ब्राइट सेम इंटेंसिटी के होते हैं और सारे डार्क सेम इंटेंसिटी के होते हैं। मतलब डार्क वाली इंटेंसिटी होती नहीं है, बट जितने भी ब्राइट्स बनते हैं वो सब इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं। बट डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफ्रेंस एंड डायफ्रैक्शन। आप देख रहे हो डायफ्रैक्शन में सेंट्रल में एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, बट उसके बाद जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाने लगते हो एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। नो डाउट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड है, बट सारे एम्पलीट्यूड्स कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड वाला मैक्सिमा है उसका एम्पलीट्यूड आप देख रहे हो कि सेंटर वाले से ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है, उसके आगे वाला उससे भी कम है। तो दिस इज व्हाट द पैटर्न इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन, जहां पे आपको मैक्सिमास तो मिलेंगे अल्टरनेटली बट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इनडायरेक्टली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी और डिक्रीजिंग ब्राइटनेस। तो सेंट्रल मैक्सिमा विल हैव द हाईएस्ट ब्राइटनेस, उसके बाद लेफ्ट राइट में आप जाओगे तो ये डिक्रीज होता जाता है। तो ये जो हमारा जो सबसे पीक पॉइंट दिख रहा है आपको जहां पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो दोनों लोअर एंड्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन वन साइड, दिस इज आल्सो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन द अदर साइड। अब जो वापस से पीक पॉइंट दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये पीक पॉइंट है हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन वन साइड। डेफिनेटली दिस इज आल्सो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ऑन द अदर साइड। This is secondary minima on the one side. This is secondary minima on the other side. फिर पीक पॉइंट आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा था, ये हमारा हो गया सेकेंडरी मैक्सिमा। दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा। सो इस तरह का कुछ बच्चों पैटर्न मिलता है और इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन डायग्राम फॉर फ्राउनहोफर्स डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, व्हिच इज द हेडिंग गिवन ओवर हियर। इंटेंसिटी वेरिएशन डायग्राम फॉर फ्राउनहोफर्स डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो अगर एक सिंगल स्लिट यूज करके आप डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा आपको इस टाइप का वेरिएशन दिखाई देगा, फ्रॉम सेंटर टू वन साइड, सेंटर टू अदर साइड। ओके,
बट अगर यही चीज आपको इंटरफेरेंस के लिए क्रिएट करनी होती तो इंटरफेरेंस के लिए अगर आप क्रिएट करना चाहते तो फिर ये पैटर्न कुछ ऐसा बनता। ऐसा क्यों बनता? क्योंकि इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट्स हैव सेम इंटेंसिटी, इनडायरेक्टली सेम एम्पलीट्यूड। सो ये डायग्राम है और ये यहाँ पे, तो दैट इज फॉर इंटरफेरेंस, दिस इज फॉर डायफ्रैक्शन। फिलहाल हम डायफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको छोड़ दो, अननेसेसरी क्यों टाइम पास करना है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट द डायफ्रैक्शन, मतलब जब भी आप किसी भी चीज को देखते हो कहीं पे भी डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो वी ऑलवेज गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी वेरिएशन डायग्राम, और आई कैन से सिंपल टर्म्स में आप इसको डायफ्रैक्शन पैटर्न भी बोल सकते हो, डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब देखो इसी डायफ्रैक्शन पैटर्न से रिलेटेड है हमारा रेयलिस क्राइटेरियन। नाउ व्हाट इज दिस रेयलिस क्राइटेरियन? रेयलिस क्राइटेरियन बहुत सिंपल सी चीज है, टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस डायग्राम, बट एग्जैक्टली है क्या पहले वो मैं आपको बता दूं। यू नो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती है, कुछ बहुत बड़ी होती है, बट वो हमको कब क्लियरली दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देती है, इसका भी एक पॉइंट है कि आप कहां से खड़े होकर देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 25-25 फ्लोर के दो टावर्स खड़े हैं, 25 फ्लोर के टावर मतलब काफी बड़ी बिल्डिंग हो गई है, तो इजंट इट? बट वो है कहां पे? आप जहां पे खड़े हो आपसे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर, आपसे 5 से 6 किलोमीटर दूर दो टावर्स खड़े हैं 25 स्टोरीज के। डेफिनेटली अगर आप नजदीक खड़े होकर देखते हो तो आपको ऐसे देखना पड़ता, इजंट इट? लेकिन जब आप उनको 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर से देख रहे हो तो आपको इतने छोटे छोटे से दिखाई देंगे। और वो दो टावर्स हो सकता है आपस में बहुत दूरी पे हो, लेकिन क्योंकि आप इतनी दूर से उनको देख रहे हो तो वो हो सकता है आपको ऐसे ओवरलैप दिखाई देंगे, इतने क्लोज दिखाई देंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन आप उसको बहुत दूरी से देख रहे हो, इसलिए आपको वो ओवरलैप दिखाई दे रहा है, करेक्ट? उन्हीं चीजों को मैं नजदीक लेके आ जाऊं तो एकदम क्लियर दिखने लगेंगे, या मैं उनके पास चले जाऊं तो मुझे एकदम बड़ा सा उनका रूप दिखाई देगा, इजंट इट? मतलब नजदीक आने के बाद चीजें क्लियर दिखती है, इजंट इट? ऐसा ही ना? लेकिन वो भी रॉन्ग है। क्यों? अगर आपकी आंखों के सामने दो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स रखे हो, दो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बहुत नजदीक है ना मेरे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ले लो, छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लो, और वो भी आपके आंखों के बहुत नजदीक है लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रहे क्लियर। क्यों? यहाँ पे साइज छोटा है, इसलिए यहाँ पे साइज छोटा है। तो सिर्फ साइज से भी लेना देना नहीं होता और सिर्फ डिस्टेंस से भी लेना नहीं देता, इसलिए तो चीजें आपको क्लियरली दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी, इसमें दो फैक्टर होते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है प्लस डिस्टेंस क्या है, दोनों चीजें मैटर करती है। बट इसी चीज को रेले ने एक डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लेन किया कि जब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो सारी चीजें हमको क्लियरली वन बाय वन सेपरेटली दिखाई देंगी या फिर वन ओवरलैप अदर दिखाई देंगी। ये डिपेंड करता है उनके डायफ्रैक्शन पैटर्न पे। एज पर द रेलिस क्राइटेरियन हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में रखे हुए हैं, अगर हम सबको देख रहे हैं ना, तो वो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, हर एक ऑब्जेक्ट अपना एक डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करता है हमारे रेटिना पे। अब हमारे रेटिना का साइज इतना सा है और हमारा सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, तो कॉमन सेंस है बहुत सारे डायफ्रैक्शन पैटर्न्स आपके रेटिना पे बनते हैं। अब ये जब डायफ्रैक्शन पैटर्न्स आपके रेटिना पे एक साथ बनेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग होगी। अब ये ओवरलैपिंग डिसाइड करके बताती है कि आपको दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड होंगे या जस्ट सेपरेटेड होंगे या फिर ओवरलैप्ड होंगे। और ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन उन्होंने 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। अब वही है हमारा रेलेस क्राइटेरियन। तो रेलेस क्राइटेरियन के लिए आपको ये डायग्राम पहले समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम समझ आया तो मैं रेलेस क्राइटेरियन 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने 3 कंडीशन बताई कि किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट्स विल बी जस्ट सेपरेटेड, किस कंडीशन में दे विल बी वेल सेपरेटेड, और किस कंडीशन में दे विल बी सीन एज वन ओवरलैप ओवर द अदर। ठीक है? सो दैट इज व्हाट रेलेस क्राइटेरियन। नाउ सी वन बाय वन क्या कंडीशन थी कि अगर मैं आप दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूं तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली होंगे सेपरेटेड या नहीं होंगे। लेट्स सी। तो ये सारा का सारा कुछ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन दिस पैटर्न है। चलो अब आते हैं मेन रेलेस क्राइटेरियन पे। पूरा पिक्चर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये पूरा क्वेश्चन टोटली a theory question, one of the easiest question which is generally asked in boards. First point, for just result
जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन क्या है? मतलब आपकी आंखों के सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो नजदीक हो चाहे दूर हो, बट दे विल बी सीन एज जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व इन द सेंस दो ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ओके, ये कब होता है? इसका कंडीशन उन्होंने क्या बताया? द फर्स्ट कंडीशन कुछ ऐसा था। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो ऑलरेडी दो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। पहला डायफ्रैक्शन पैटर्न मैं कुछ इस तरह से दिखा दे रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट डायफ्रैक्शन पैटर्न। देखो सेकंड पैटर्न या सेकंड ऑब्जेक्ट का पैटर्न इस पे किस तरह से ओवरलैप करना चाहिए सो दैट ऑब्जेक्ट्स विल बी सीन एज जस्ट रिजॉल्व। उसकी कंडीशन ये थी कि सपोज अगर सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट पैटर्न, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा इसका है, अब दूसरा पैटर्न इसको ओवरलैप करेगा, नो डाउट। फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन आपका सिचुएशन ऐसा होना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन शुड ओवरलैप फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द अदर। अभी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी है। देखो ये है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ब्लैक, किसको ओवरलैप कर रहा है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द ब्लू, करेक्ट ना? उसी तरह से अगर ब्लू वाले का सेंट्रल मैक्सिमा मैं बनाऊं तो ये किसको ओवरलैप कर रहा है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द ब्लैक। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये इसका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, करेक्ट ना? ब्लैक के लिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। सिचुएशन समझ में आ रही है अब आपको? देखो स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला, इफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन ओवरलैप्स फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। सेम सिचुएशन यहां पे भी हो रही है ना? तो अगर किस फर्स्ट डायफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा सेकंड डायफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा को ओवरलैप करता है एंड वाइस वर्सा, तो ऑब्जेक्ट्स विल बी सीन एज जस्ट रिजॉल्व्ड। गेटिंग इट? मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, सुन सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मैं यहां पे डिक्टेट नहीं करूंगा, लेकिन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। कंडीशन ये है, फॉर जस्ट रिजॉल्व्ड इमेजेस if central maxima of one overlaps first secondary minima of the other and vice versa, तो objects will or the images will be seen as just resolved। अब अगर सेपरेशन इससे ज्यादा है दोनों के बीच में तो they will be seen as well resolved, और सेपरेशन उससे कम हुआ तो they will be seen as unresolved। hope it's clear। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट का कंडीशन क्या था? फॉर वेल रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व के लिए सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? फॉर वेल रिजॉल्व इमेजेस, अगर आप चाहते हो कि आपको इमेजेस वेल रिजॉल्व मतलब क्लियर कट दिखे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और काफी दूरी पे रखे हुए हैं, तो उसके लिए सेपरेशन और बढ़ाना पड़ेगा। सेपरेशन बढ़ाना इन द सेंस दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, आई कैन से ये है दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा, इनके बीच का सेपरेशन किससे ज्यादा होना चाहिए? एक के सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा से ज्यादा। देखो ये है दोनों के बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन किसके बराबर है? यहां से यहां तक, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द ब्लैक टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द ब्लैक, इजंट इट? ये सेपरेशन होता ही है ना किसी भी एक डायफ्रैक्शन पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं देखूं तो सेंट्रल मैक्सिमा टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब स्टेटमेंट ऐसा बनता है कि इफ सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू is greater than the distance between central maxima and first secondary minima, तो images will be seen as images will be seen as well resolved। डायग्राम देखो, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं आपको तो कैसा होगा ये, लेट्स सी। पहले फर्स्ट पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड वाला कहां पे होगा? सेकेंड वाले पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा डेफिनेटली इससे और ज्यादा दूरी पे होना चाहिए। तो ज्यादा दूरी की कोई लिमिटेशन नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बट कंडीशन सिर्फ ऐसा होना चाहिए। नाउ यू कैन सी सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट और सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सेकेंड
दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो ये है, एंड डेफिनेटली दिस सेपरेशन इज ग्रेटर देन दिस सेपरेशन। तो जब भी दो पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा का सेपरेशन विल बी ग्रेटर देन दैट बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो ऑब्जेक्ट्स विल बी सीन एज वेल रिजॉल्व्ड। वेल रिजॉल्व्ड इन द सेंस आपको क्लियरली लगेगा दो ऑब्जेक्ट्स हैं और काफी दूरी पे है। सो इस तरह से पैटर्न मिलता है। थर्ड कंडीशन फॉर अनरिजॉल्व्ड, किस कंडीशन में अनरिजॉल्व्ड इमेजेस मिलेंगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, उसकी कंडीशन ये होती है कि जब सेपरेशन बिटवीन द टू सेंट्रल मैक्सिमा विल बी लेस देन दैट बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। कॉमन सेंस है, इतने पे जस्ट सेपरेटेड, उससे ज्यादा हुआ तो वाइडली सेपरेटेड, और उससे कम हुआ तो अनरिजॉल्व्ड। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये है हमारा फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड पैटर्न का सेपरेशन इस सेपरेशन से कम होना चाहिए, तो वो सेपरेशन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। हियर यू कैन सी, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, ये ब्लू वाली लाइन का सेंट्रल मैक्सिमा और ये ब्लैक वाले का सेंट्रल मैक्सिमा। डेफिनेटली ये सेपरेशन इस सेपरेशन से कम है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिखाई देंगे वो कुछ ऐसे होंगे, वन ओवरलैपिंग द अदर। तो यही है बच्चों हमारा रेलेस क्राइटेरिया, कि मतलब आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें दिख रही है ना, अगर आपको वो ओवरलैप दिख रही है तो आप नेक्स्ट टाइम से ये याद रखना कि उनके डायफ्रैक्शन पैटर्न की ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से है। अगर वो सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं तो मतलब ये इस तरह से, और जस्ट सेपरेटेड मतलब एक दूसरे कनेक्टेड है बट सेपरेटेड है, तो फिर ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है। तो तीनों का स्टेटमेंट मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। फॉर जस्ट रिजॉल्व्ड इमेजेस के लिए कंडीशन ये होती है कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द वन शुड ओवरलैप फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। फॉर वेल रिजॉल्व्ड के लिए separation between their central maxima should be greater than that between central maxima and the first secondary minima, और unresolved के लिए if the separation between their central maxima is less than that between the central maxima and first secondary minima, तो overlapping कुछ इस तरह से होगी, और as a result आपको जो images मिलेंगे वो unresolved मिलेंगे या overlapping मिलेंगे। So this is all about the intensity variation in a single slit diffraction pattern and the Rayleigh's criterion. So हो सब कुछ समझ में आया होगा आपको, नहीं समझा होगा तो जैसे मैं वैसा बोलता हूँ, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।